ओहो न्यूज के सभी प्यारे दर्शकों को मेरा प्रेम पूर्वक प्रणाम। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र भंडारी। प्यारे दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और साथ ही आप ये वीडियो उत्तराखंड के किस जिले से देख रहे हैं हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। कांग्रेस ने केदारनाथ उपचुनाव के लिए स्क्रीनिंग कमेटी को प्रत्याशियों का पैनल भेज दिया है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में हुई बैठक में मनोज रावत, कुंवर सजवाण और लक्ष्मण रावत के नाम तय किए गए। शनिवार को दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी पैनल पर चर्चा करेगी, जिसके बाद हाईकमान प्रत्याशी के नाम पर मुहर लगाएगा। कांग्रेस में 13 लोगों ने टिकट के लिए दावेदारी की है। 27 अक्टूबर तक प्रत्याशी का नाम घोषित होने की संभावना है। वहीं पार्टी समन्वय समिति की बैठक में वरिष्ठ नेता चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। उत्तरकाशी में मस्जिद के खिलाफ जन आक्रोश रैली के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद धारा 163 लागू कर दी गई है। गुरुवार रात की घटना के बाद शहर में तनाव है और अतिरिक्त पुलिस बल मंगवाया गया है। प्रदर्शनकारी समुदाय ने 4 नवंबर को महापंचायत बुलाने का निर्णय लिया है। व्यापार मंडल ने विरोध में सभी प्रतिष्ठान बंद रखे हैं। मामले में 8 नामजद और 200 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने काठगोदाम स्थित हिल डिपो का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रोडवेज वर्कशॉप में 4 बसें खराब मिली, जिन्हें जल्द से जल्द सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। कमिश्नर ने कर्मचारियों की उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक व्यवस्था और स्टोर रूम को कंप्यूटरीकृत करने के निर्देश भी दिए। कैश रूम, ड्यूटी रूम और वर्कशॉप का निरीक्षण करते हुए प्रशासनिक व्यवस्था सुधारने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत शुक्रवार को परिवार सहित यमुनोत्री धाम पहुंचे। मां यमुना की पूजा अर्चना कर उन्होंने आशीर्वाद लिया। इससे पहले बड़कोट में स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत किया और क्षेत्र में तैनात चिकित्सक को यथावत रखने की मांग की। रावत ने इस मांग पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। देहरादून के थानों में स्पर्श हिमालय महोत्सव का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। लेखक गांव के संरक्षक रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि लेखक गांव का विचार अटल बिहारी वाजपेयी की संवेदनशीलता से प्रेरित है। गांव में लेखकों के लिए पुस्तकालय, हिमालयन भोजनालय और शोध सृजन केंद्र बनाए गए हैं। यह कार्यक्रम साहित्यकारों के लिए एक अनूठा मंच रहा है, जिनमें 65 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। हाईकोर्ट में छात्र संघ चुनाव की असमर्थता के बयान के बाद डीएवी कॉलेज में छात्रों ने कॉलेज गेट पर ताला लगाकर हंगामा किया, जिससे कई छात्र बाहर ही रह गए। विभिन्न संगठनों से जुड़े छात्रों ने कॉलेज बंद कर धरना दिया और सरकार पर चुनाव न कराने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने कदम नहीं उठाए तो वे आंदोलन करेंगे। इसी मामले में श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ऋषिकेश के छात्रों ने भी विरोध जताते हुए टंकी पर चढ़ने की कोशिश की, जिससे पुलिस प्रशासन को स्थिति संभालने में मुश्किलें आई। इसके अलावा कर्णप्रयाग चिन्यालीसौड़ में भी चुनाव स्थगन को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किए। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जल जीवन मिशन में धीमी प्रगति को लेकर असंतोष व्यक्त किया और जिलाधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने साप्ताहिक समीक्षा की अनिवार्यता के साथ ही डीएम और टेक्निकल टीम को सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक में कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की बात पर जोर दिया गया। रतूड़ी ने निर्देश दिए कि रोड कटिंग जैसे कार्य डीएम की अनुमति के बिना न हो। बैठक में पेयजल और सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। मुख्य सचिव ने जल जीवन मिशन के कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग का निर्देश जारी किया और कार्यों में तेजी लाने की आवश्यकता जताई। देहरादून नगर निगम ने 8 साल बाद 128 मलिन बस्तियों का वर्गीकरण किया है, जिनमें से 50 को श्रेणी 1 और 3 में रखा गया है, जबकि 78 बस्तियों पर अभी निर्णय लंबित है। इन बस्तियों का वर्गीकरण नहीं होने से अधिसूचना जारी नहीं हो पाई है। राज्य सरकार के मलिन बस्तियों की सुरक्षा के प्रयासों के चलते यह वर्गीकरण किया गया। नगर निगम ने 78 बस्तियों का वर्गीकरण शासन पर छोड़ा है, क्योंकि यह निजी या गैर जिम्मेदारी क्षेत्र में आता है। निकाय चुनाव को देखते हुए मलिन बस्तियों का मुद्दा बड़ा हो गया है और भाजपा कांग्रेस दोनों दल इसे प्रमुख चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। उत्तराखंड नगर निगम क्षेत्रों में डेयरी संचालकों के लिए शहरी विकास विभाग ने नए नियम लागू किए हैं। डेयरी संचालन के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति और नगर निगम में पंजीकरण होना जरूरी होगा। पंजीकरण न कराने पर 200 रुपए प्रति पशु प्रति माह जुर्माना लगेगा। डेयरी संचालकों को प्रति पशु 150 लीटर पानी की सीमा में रहना होगा। साथ ही डेयरी परिसर में पौधरोपण भी अनिवार्य किया गया है। वहीं निस्तारण शुल्क 10 पशुओं पर 4000 रुपए प्रति माह तय किया गया है। यह नियमावली नगर निगम क्षेत्रों में लागू होगी और पंजीकरण की अवधि 5 साल की होगी। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में टिकट की दावेदारी को लेकर ऐश्वर्या रावत की एक फेसबुक पोस्ट ने भाजपा नेतृत्व को असमंजस में कर दिया है। पार्टी प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार ने ऐश्वर्या से इस संबंध में पूछताछ की।
ऐश्वर्या ने बताया कि उनका अकाउंट हैक हुआ था, जिसके संबंध में पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। हालांकि पार्टी ने उनके जवाब को संतोषजनक नहीं माना और उनके व्यवहार पर नजर बनाए रखने का निर्णय लिया गया है। वहीं टिकट के अन्य दावेदार कुलदीप सिंह रावत भी अपनी दावेदारी के लिए प्रयासरत हैं। पार्टी जल्द ही उपचुनाव में अपने अधिकृत प्रत्याशी की घोषणा करेगी। उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद को लेकर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने भाजपा पर आरोप लगाया कि यह विवाद प्रायोजित है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार उत्तराखंड में कानून और संविधान की अवहेलना कर रही है। हरीश रावत ने कहा कि भाजपा जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के विवाद खड़े करती रहती है। केदारनाथ उपचुनाव पर भी प्रतिक्रिया देते हुए रावत ने कहा कि जनता भाजपा के प्रबंधन से असंतुष्ट है और कांग्रेस की ओर उम्मीद भरी निगाह से देख रही है। साथ ही उन्होंने वायनाड उपचुनाव में भी प्रियंका गांधी की भारी जीत का दावा किया। देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना पर चर्चा हुई। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि उत्तराखंड में अब तक 68,600 परिवारों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। योजना के तहत प्रति आवास 1,73,000 रुपए की अनुदान राशि और अतिरिक्त शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए भी दिए जा रहे हैं। राज्य सरकार लाभार्थियों को किचन सामग्री के लिए 6,000 रुपए भी सहायता दे रही है। मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के आयोजन करके योजना की सफलता और इसकी जागरूकता को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। डोईवाला के थानो क्षेत्र में आयोजित स्पर्श हिमालय महोत्सव 2024 का उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह और गीतकार प्रसून जोशी भी उपस्थित रहे। 3 दिवसीय इस महोत्सव में 40 से अधिक देशों के साहित्यकार और कलाकार शिरकत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने इस आयोजन को उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि यह महोत्सव हमारे राज्य के कलाकारों को एक अनोखा मंच प्रदान करेगा, जहां वे दुनिया भर के साहित्यकारों से अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकेंगे। उत्तराखंड में अधिकारी बिना होमवर्क के कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव भेज रहे हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इस पर नाराजगी जताई और सभी विभागों को निर्देश दिया कि वे योजनाओं का जमीनी आकलन कर ही प्रस्ताव रखें। पत्र में मुख्य सचिव ने अधिकारियों से नई योजनाओं के लिए तुलनात्मक अध्ययन करने, वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और मौजूदा योजनाओं का मर्जर सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। जिलाधिकारियों से अनुमति लिए बिना सड़क क्षतिग्रस्त करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस सख्ती से नौकरशाही की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए हैं। साथ ही शासन को सुधारने के निर्देश भी दिए गए हैं। केदारनाथ उपचुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और बीजेपी तथा कांग्रेस ने अपने दावेदारों की सूची तैयार कर ली है। बीजेपी की ओर से प्रमुख दावेदारों में पूर्व विधायक आशा नोटियाल, हाल ही में शामिल हुए कुलदीप रावत और कर्नल अजय गोठियाल शामिल हैं। कांग्रेस में पूर्व विधायक मनोज रावत, शशि सेमवाल, कुंवर सजवाण और आशा कप्रवाण जैसे नाम चर्चा में हैं। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी के अनुसार पर्यवेक्षकों द्वारा दावेदारी का आकलन किया जा रहा है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि उनका उम्मीदवार शीघ्र घोषित होगा। उत्तरकाशी में संयुक्त सनातन धर्म रक्षक दल की महारैली के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने रैली को निर्धारित रूट पर रखने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने रूट बदल दिया। इसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, जिसमें कई पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी घायल हो गए। घटना पर हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पुलिस की नाकामी पर सवाल उठाए और प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने घटना के बाद शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 163 लागू कर दी है। हरिद्वार में गंगा बंदी के दौरान गंगा में एकत्र कूड़ा साफ करने के लिए बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सामाजिक संगठनों के साथ श्रमदान अभियान शुरू किया। दीपावली तक चलने वाले इस अभियान में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और लोगों को जागरूक करते हुए गंगा की सफाई की। इस अभियान का उद्देश्य गंगा में जमा कचरे को हटाना और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस पहल को स्थानीय लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। दीपावली के मद्देनजर उत्तरकाशी नगर व्यापार मंडल ने 2 नवंबर तक बाजार बंद करने की चेतावनी वापस ले ली है। व्यापार मंडल ने प्रशासन से जिले में बाहरी लोगों के सत्यापन और विवादित भूमि पर सही रिपोर्ट प्रस्तुत करने की मांग की है। इसके अभाव में अनिश्चितकालीन बंद की धमकी दी है। बीते 24 अक्टूबर को जन आक्रोश रैली में हिंसक झड़प के बाद व्यापार मंडल ने दीपावली तक संयम बनाए रखने का निर्णय लिया है। व्यापारियों का कहना है कि त्योहार के बाद प्रशासन द्वारा ठोस कदम न उठाने पर वे अनिश्चितकालीन के लिए बाजार बंद करने को मजबूर होंगे। उत्तराखंड में बाहरी लोगों द्वारा नियमों के विरुद्ध भूमि खरीदने की जांच में अभी तक सभी जिलों से रिपोर्ट नहीं मिल पाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर बाहरी लोगों द्वारा 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि खरीद की जांच की जा रही है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को 7 अक्टूबर को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। डेडलाइन बीतने के बावजूद अभी तक लैंड रिकॉर्ड का संकलन नहीं हो पाया है। राजस्व आयुक्त चंद्रेश यादव के अनुसार जल्द ही सभी जिलों से रिपोर्ट प्राप्त कर शासन को भेजी जाएगी।
ऊधम सिंह नगर के खटीमा में एक यूट्यूबर और उनकी पत्नी को हनी ट्रैप के जरिए वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि वैभव अग्रवाल और उनकी पत्नी बबीता अग्रवाल ने एक सेवानिवृत्त व्यक्ति को नशीला पदार्थ पिलाकर उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें ली और उन्हें बदनाम करने की धमकी देकर लाखों रुपए वसूले। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि दंपति उन्हें वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार पैसे की मांग कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फोन से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की है। दोनों पर पहले भी जबरन वसूली का मामला दर्ज है। टिहरी जिले के नीलडा जूनियर हाई स्कूल में शिक्षकों की अनुपस्थिति में छात्रों ने खुद प्रश्न पत्र बांटकर परीक्षा दी। विकासखंड जाखनीधार के इस स्कूल में बुधवार को गणित और कला की अर्धवार्षिक परीक्षा थी, लेकिन कोई शिक्षक परीक्षा कराने नहीं पहुंचा। छात्रों ने प्रश्न पत्र हल करके खुद जमा किए और घर लौट गए। घटना से अभिभावकों में रोष है और शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। प्रधानाध्यापक ने बीमारी का हवाला दिया, जबकि अन्य शिक्षिका का तबादला होने के बाद से उन्होंने नई पोस्टिंग पर सेवाएं नहीं दी है। विभाग ने लापरवाही पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। नैनीताल जिले के रामनगर में आयोजित 2 दिवसीय आंचल दुग्ध उत्पादन मेले के अंतिम दिन माया उपाध्याय के गीतों पर देर रात तक ग्रामीण झूमते रहे। दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित इस मेले में स्थानीय उत्पादकों ने भाग लिया और सरकार की योजनाओं की जानकारी प्राप्त की। दुग्ध संघ के जीएम अनुराग शर्मा ने बताया कि दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि, पशुधन खरीद पर सब्सिडी और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। मेले का उद्देश्य दुग्ध उत्पादकों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। राष्ट्रीय बीज निगम NSCL में सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर है। निगम ने मैनेजमेंट ट्रेनी, असिस्टेंट मैनेजर और अन्य विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 26 अक्टूबर से 30 नवंबर 2024 तक चलेगी। इन पदों पर 12वीं से लेकर स्नातक डिग्री वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को पदानुसार 24,616 से लेकर के 2 लाख रुपए तक का वेतन मिलेगा। योग्य उम्मीदवार NSCL की आधिकारिक वेबसाइट indiaseats.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। प्यारे दर्शकों, अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ साथ सरकारी नौकरियों और योजनाओं की अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहें ओहो न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है सबसे तेज और विश्वसनीय खबरें। नमस्कार।